मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि मैं जोकीहाट विधानसभा से बिलोंग करती हूँ। मैंने जोकीहाट विधानसभा में 18 जनवरी को मैं पार्टी में शामिल हुई थी और जिस दिन से मैं शामिल हुई दिन रात मैंने पार्टी के लिए मेहनत किया। अपने नुकसान का बिल्कुल ही परवाह नहीं करते हुए मैंने दिन रात एक करके मैंने मेहनत किया। मैं भी टिकट के लिए दावेदार थी और 1 नंबर में थी। ये बात पार्टी के लोगों ने भी मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैडम आप 1 नंबर पर हैं, लेकिन मुझे टिकट से वंचित किया गया। किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन उसी दिन से मैंने पार्टी के विपक्ष में एक भी बात कहीं नहीं बोली और न ही तो मैं पार्टी की गतिविधि में कहीं पर रही और न ही मैं जनता को बरगलाने और भड़काने का काम की। मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर पार्टी में निष्कासित करने के बाद और पार्टी की प्राथमिकता रद्द करने के बाद वह और जो है उन पे वैकल्पिक ढंग से कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। और मैं ये कहना चाहूँगी अख्तरुल ईमान साहब से कि आज तक आपके ही जवानों से कहा गया है, मैं आपके ही जवान से सुनी हूँ कि बीजेपी के लोग जब कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेलों में सलाखों में रख दिया जाता है। आज आप वही नीति अपना रहे हैं और उस नीति के तहत आपने निष्कासन के साथ उन पे कानूनी कार्रवाई का मांग करते हुए डीएम साहब चंपारण और पूर्वी चंपारण के डीएम साहब, एसपी साहब, इलेक्शन आयोग से आपने मांग किया है। तो आप ये देश लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को लोग रख सकते हैं, लोगों का हक है, लेकिन आपने ये कानूनी कार्रवाई का डर दिखा करके आप लोगों का मुंह को बंद करना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का ये किस पार्टी में है? मैंने तो नहीं देखा कि हिंदुस्तान के किसी पार्टी में इस तरीके का कोई कानून लागू हुआ है। फ़कत एक बीजेपी पार्टी में मैं देखी थी कि कोई मुसलमान अगर आवाज़ उठाए भाजपा के विरुद्ध तो उनको जो है जेलों के सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता था। आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके आज आप ही के पार्टी के लोगों ने मान लिया कि कोई गुस्सा हुआ किसी बात से वो आवाज़ उठाए तो आप उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए आप उनको जो है कानूनी कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं। बताइए ये कब तक करेंगे? आखिर कब तक आप किनका मुंह बंद कर देंगे? सच्चाई तो आपके सामने में है। जोकीहाट में आपने जिनको टिकट दिया, पहले जिनका नाम घोषणा किया, आपने देखा होगा कि उन्होंने तरह तरह का वीडियो और ऑडियो वायरल किया जिसमें आपके पदाधिकारी लोग, आपके जो है धनवान लोग उसमें शामिल थे, उनकी आवाज़ थी। तो आपने उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करते हुए आपने पूर्वी चंपारण के जो है सभी भाइयों पर आपने जो है उनको निष्कासन किया और उन पे कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज तक जो भी लोग जुड़े हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे को देख करके असदुद्दीन ओवैसी साहब से इतनी मोहब्बत है कि आपकी इतने जुल्म के बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं, ओवैसी साहब को हम लोग कहीं पर बेइज्जत होने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग आज ये चुनावी माहौल है और इस तरीके का आप लोग चुनावी माहौल में गतिविधि कर रहे हैं और इस तरीके की वाक़यात है जो आप डर दिखाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अख्तरुल ईमान साहब आपसे कि ये देश आज़ाद है और देश के लोग भी आज़ाद हैं। आप जो गलत करेंगे तो आपको गलत कहने का भी हक रखते हैं लोग। अगर मैं गलत करती हूँ तो मुझे भी कहें, कोई भी गलत करते हैं तो उनको गलत कहने का कम से कम लोगों का हक होता है। आप उनकी ज़बान बंद करने के लिए, उन पर मुकदमा दायर करने के लिए आप जो है मांग कर रहे हैं, तो ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है, कहीं का न्याय नहीं है। मैं आदिल हसन साहब से ये कहना चाहूँगी कि आदिल हसन साहब जो झूठ पे झूठ बोलते हुए जा रहे हैं और कि गुलशन आरा को मैंने बहुत माना और गुलशन आरा मेरी बहन थी, मैं आज भी आपको भाई मानती हूँ, आज भी आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन गुलशन आरा न झूठी थी, न झूठ बोलती है, न झूठा कोई काम करती है। आप लोग झूठ बोले
या आपकी कोई मजबूरी थी या क्या थी, वो आप समझेंगे। आपने तरह तरह की बातें कहा, आपने सभी को बरगला के रखा। आप बताइए, मैंने कहीं पर किसी को बरगलाया, आपसे झूठ बोली? कैसा झूठ बोली मैं आपसे, ये बताइए। मेरे भाइयों, आप देश के लोगों को, आप बिहार के लोगों को नहीं रोक सकते हैं। आपने टिकट में जिस तरीके का आप लोगों के प्रति लोगों को अनुभव हुआ, आपने जिस तरीके का किया है ड्रामा, तो कहीं ना कहीं लोग अचंभित है। आप पूरे बिहार की जनता अचंभित है। बताइए, जोकीहाट में हमने क्या मेहनत नहीं किया था? क्या हमने जोकीहाट के लिए कुछ किया नहीं था? आज जोकीहाट की कौन सी जनता से आप पूछेंगे जा करके, जो जनता नहीं बताएगी कि गुलशन आरा जोकीहाट में मेहनत की थी। मैंने बहुत सारा मेहनत किया है और आज भी अभी तक मैं अपने जनता को, अपने कार्यकर्ता को कहीं पर बरगलाने का काम नहीं की हूँ, कहीं पर बहकाने का काम नहीं की हूँ। लेकिन आप लोग, मतलब यही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मामला तो यहीं पर आ गया। आप जो मुकदमे की मांग कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो जब सदस्यता रद्द कर दिया जाता है या निष्कासन कर दिया जाता है वैकल्पिक ढंग से, और उस पर कोई कार्रवाई करने की गुंजाइश नहीं रहती है। ये नया कानून आपकी पार्टी में बना है, नए सिरे से आपकी पार्टी चल रही है, टिकट बांटने में भी नया तरीका और भी नई तरीके, नई नई बातें आ रही है। खैर, कोई बात नहीं है। आप लोग बस सिर्फ ओवैसी साहब के चेहरे को बदनाम करना चाहते हैं। ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर के आप लोग बिहार में आए ज़रूर, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी को भी आप लोगों ने बदनाम किया, ओवैसी साहब के चेहरे को भी आपने बदनाम किया। ये किन किन का डर दिखा करके आप मुंह बंद कर देंगे? हमको नहीं लगता है कि आप किसी भी सच्चे इंसान की ज़बान को बंद कर सकते हैं। अल्लाह ताला जिनको हक और सच बोलने का ताकत दिया है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। आपकी ये जुल्म पर, आपकी ये आतंक पर कोई झुक नहीं सकता है। आपने बिल्कुल यही सोच लिया है कि पार्टी के विरुद्ध और हम लोग के विरुद्ध कोई कुछ बोलेगा तो उन पे कानूनी कार्रवाई करूंगा, उनको कानून का धमकी दूंगा। तो अगर आप कानून जानते हैं तो कार्यकर्ता लोग भी कानून जानते हैं और कानून के बंधन में आप लोगों को भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कानून जानते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, सारे लोग कानून जानते हैं, सारे लोगों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए आती है। मैं यही कहूँगी कि अगर अभी भी आप लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की इज़्ज़त प्रतिष्ठा बची रहे, तो आप लोग कम से कम लोगों की इज़्ज़त करें और पार्टी की इज़्ज़त का ख्याल रखें। पार्टी ऐसे ही आपके कार्यकर्ताओं की वजह से, आपके जो शख्सियतों को आपने इलाके में छोड़ रखा था, उनकी वजह से पार्टी पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी अख्तरुल ईमान साहब कि आप कम से कम अब भी ख्याल रखें पार्टी का भी। इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप पार्टी के साथ खुद ही दुश्मनी कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही होता है कि आप जो है पार्टी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। लोगों को मुकदमा का जो है धमकी दे करके, लोगों पर जो है कानूनी कार्रवाई का धमकी दे करके लोगों को विपक्ष कर रहे हैं, मुखालफत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पार्टी के हित में नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी के साथ में दुश्मनी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी अख्तरुल ईमान साहब, थोड़ी सी भी सूझबूझ अगर आप में बाकी है तो अब यहाँ पर स्टॉप कीजिए और इलेक्शन के बाद तमाम कार्यकर्ता को बुला करके आप जो है एक बैठक रख करके तमाम कार्यकर्ता से पूछिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन आप जो है ये फेसबुक पर जो ये फेसबुकिया पार्टी जो आपने बना दिया है MIM को, कम से कम ऐसा मत कीजिए। इससे पार्टी शर्मसार हो रही है, पार्टी के शीर्ष नेता जो है वो शर्मसार हो रहे हैं। हम लोगों को शर्म आती है आप लोगों की गतिविधि देख करके। अख्तरुल ईमान साहब, यहाँ पर कम से कम आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। मैं जानती हूँ कि आपके खेमे में वकील हैं और वकील आपको आप उन वकीलों के बात पर चल करके आप अपने कार्यकर्ता को, अपने लोगों को आप जो मतलब इस तरीके से धमकी और दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, क्या मैं ये बात अख्तरुल ईमान साहब को सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ?
आप जाने आज चुनाव का माहौल है, आप इस चुनावी माहौल में आप इस तरीके का गतिविधि बना रहे हैं, ये तो कहीं से दुरुस्त नहीं है। आपकी पार्टी में आप अगर अख्तरुल ईमान साहब झांक के देखें तो आपकी पार्टी मानिंद महकार एक फल देखा होगा आपने, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत होता है, जब उसको देखा जाता है खोल करके तो बहुत सारी गंदगियां भरी हुई रहती हैं। तो बिहार की जो बागडोर है, बिहार के जिन लोगों के हाथ में बागडोर असदुद्दीन ओवैसी साहब थमा के दिए हैं, उनका हालात यही है। आज मुझे अफसोस होता है जब असदुद्दीन ओवैसी साहब को उड़न खटोला पर उड़ा करके आप सभी क्षेत्रों में ले जा करके सभी विधानसभा पर आप उनको जो है प्रोग्राम करवा रहे हैं। इनकी ज़रूरत ही कहीं नहीं पड़ती। इतनी पार्टी बिहार में लोग इनके दीवाने हो चुके थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को उड़न खटोला पर उड़ने के लिए। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से फिर से, मैं अपने तमाम जनता जनार्दन से और अपने पूरे बिहार की जनता जनार्दन से, अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन से मैं मुखातिब हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी बात में कोई गलती हुई होगी तो मैं अपने जनता जनार्दन से माफ़ी की गुजारिश करती हूँ। लेकिन ये है कि आप अगर सच नहीं बोलेंगे, अगर आप हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे जानते हुए भी, तो अल्लाह ताला के यहाँ भी पकड़ होगा। मैंने जो ये आवाज़ उठाई है, मैंने जाना है इस पार्टी के अंदर कि कितनी कमियां हैं, कितनी खामियां हैं, और इसकी वजह से मैं आवाज़ उठाई थी। और आज भी ये इस मुद्दे पर आकर के जो वो बेकसूर बेगुनाह लोगों पर जो ये कानूनी कार्रवाई का इन्होंने पूर्वी चंपारण के जिला पदाधिकारी से, इलेक्शन आयोग से और एसपी से जो इन्होंने कार्रवाई करने का मांग किया है, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता पर जुल्म ढाया जा रहा है कि जिन लोगों ने झंडा उठाया, जिन लोगों ने बिहार की तमाम लोगों को जागरूक करने का काम किया, आज वैसे लोगों पर जो आपके कल तक आपके कदम से कदम मिला करके चल रहे थे, आपके सुर में सुर मिलाकर चल रहे थे, आप ऐसे लोगों पर आप अपना अत्याचार कर रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब लोग मजबूर भी नहीं हैं, अब लोग कमज़ोर भी नहीं हैं, अब लोगों के अंदर इतनी समझदारी भी आ गई है अच्छे बुरे की। अब लोग पढ़े लिखे हैं और आप जानिए कि लोग बेदार हो चुके हैं, लोगों के अंदर बेदारी आ चुकी है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सारे लोग जानते हैं। आपकी गतिविधि को भी यहाँ की तमाम जनता जनार्दन जान रही है। आप क्या कर रहे हैं सीमांचल के लोग बाखूबी जान रही है आपकी हालात को, लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं। लोग इलेक्शन होने का इंतज़ार कर रहे हैं और जब इलेक्शन हो जाएगा तब उनका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं आदिल हसन साहब से कहना चाहूँगी कि आदिल हसन साहब, कम से कम अभी भी झूठ बोलना कम कीजिए। आपने जो मुझ पे एक तोहमत लगाया है कि बायोडाटा में गुलशन आरा ने गलत रेशियो दिखाया था विधानसभा वोट का, 6500 वोट का उन्होंने दिखाया था, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी आदिल हसन साहब कि गुलशन आरा न झूठ बोलती है, न झूठा अफवाह फैलाती है, न झूठ मूठ का कोई तमाशा करती है, न तो झूठ मूठ का किसी कागज़ में कुछ दर्शाती है। गुलशन आरा को जितना वोट आया था वो कुछ भी नहीं लिखी। गुलशन आरा सिर्फ ये लिखी थी कि मैं 15 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। आप मेरा वोट रेशियो मत देखिए, मेरा कल का मत देखिए, आज का देखिए। मैं जिला परिषद हूँ, मेरा क्या वोट रेशियो है। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने इलाके के लोगों का। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं अपने इलाके के लोगों का कि जिन्होंने अपने पलकों पर मुझे जगह दिया, जिन्होंने अपने दिल में मुझे जगह दिया, जिन्होंने मुझे जिला परिषद बनाया, जिन्होंने इतने अपना मैंडेट दिया, दिल खोल करके मुझे वोट दिया। मैं तमाम अपने जनता जनार्दन का, तमाम अपने क्षेत्रवासियों का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनके एहसान का बदला कतई नहीं दे सकती। मैं उनके शुक्रिया ज़िंदगी भर जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आज लाइव मुझे मजबूरन आना पड़ा क्योंकि अब मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि ये चिट्ठी जो है फेसबुक पर घूम रही है। मैं इसलिए आज लाइव आप लोगों को आ करके ये बताना चाहिए कि देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
मतलब कि उल्टा उन लोगों ने गलती किया, उल्टा उन लोगों ने टिकट में हेरा फेरी किया, खरीद और फरोख्त किया, और उल्टी अपनी कार्यकर्ता पे वो इल्ज़ाम लगा करके उनको निष्कासित किया। और निष्कासन करने के बाद उनके जिला के पदाधिकारी से उन पर कानूनी कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं। तो आपका झंडा उठाने का सिला ये मिला, आपने झंडा उठाने का ये सिला दिया, आपने वफादारी का ये दंड दिया आपने। ये कितनी घटिया और गंदी बात है, बहुत ही घटिया बात है। अख्तरुल ईमान साहब, अभी भी आप अपने दिमाग के किसी कोने में इस बात को सोच करके देखिए कि आप कितना गलत किया है और कितना गलत आपका कदम उठ रहा है। आपके अंदर आक्रोश आ गया, अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है। अल्लाह ताला घमंड को तोड़ देते हैं। ज़्यादा घमंड नहीं करनी चाहिए इंसान को। अख्तरुल ईमान साहब, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। इसी के साथ मैं अपने तमाम जनता जनार्दन का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। लेकिन बात ख़त्म करने से पहले एक बात मैं अपने तमाम पूर्वी चंपारण के भाइयों को मैं कहना चाहूँगी कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप ऐसे इन चंद कागज़ के टुकड़ों से घबराए नहीं, डगमगाए नहीं। ये गुलशन आरा बहन आपके साथ है। अब पूरे बिहार की जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता आप लोगों के साथ होगी, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब, और गलत तो गलत होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।